ओके बेटा, हम रीड आउट कर रहे थे भारत की खोज। इसमें हम पढ़ रहे थे इस बुक का जो पार्ट 4 है, युगों का दौर। इसके जो मैक्सिमम 7 पार्ट हो चुके थे। नेक्स्ट है 8th पार्ट, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। कहते हैं भारतीय कला से विदेशी प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपनी जड़ें जमाई। चंपा हो गया, अंकोर, श्री विजय, बजवापायत और इनके आसपास के स्थान पूर्णतः भारतीय कला से प्रभावित हुए। जहाँ के राज्यों का भारतीयकरण किया गया। इनके राज्य के समारोह, कर्मचारी हो गए की पदवियाँ सब संस्कृति थी। इंडोनेशिया, जावा, बाली आदि ने आज तक भारतीय संस्कृति को कायम रखा है। अभी तक तो जहाँ हिंदू धर्म को भी माना जाता है। फिलीपीन द्वीप की लेखन कला भारत की ही देन है। कंबोडिया की वर्णमाला दक्षिणी भारत से मिलती जुलती है। वहाँ दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन जो स्मृतिकार मन्नू के कानून हैं उसी के आधार पर बनाए गए हैं। इनमें बौद्ध प्रभाव से कुछ परिवर्तन कर इन्हें आधुनिक कानून व्यवस्था में भी लिया गया है। कहने का भाव कि हमारी जो भारतीय संस्कृति ने जो फॉरेन देश हैं उनकी संस्कृति को काफ़ी प्रभाव डाला है। भारतीय भव्य व वास्तुकला, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, मूर्तिकार बनी हुई है, भारतीय भव्य कला व वास्तुकला की छाप कई स्थानों पर हमें दिखाई देती है। जैसे अंकोर हो गया, बोरबद्र की इमारतों की अद्भुत मंदिर भारतीय कला के अनुरूप तैयार हुए हैं। जावा में बोरबद्र में बुद्ध की जीवन मूर्ति दिखाई देती है। कई स्थानों पर दीवानों पर की गई नक्काशी में विष्णु, राम, कृष्ण की कथाएं अंकित है। कंबोडिया के राजा जयवर्मन ने अंकोर को निखारा था। ये भी ठेठ भारतीय नाम का ही राजा था। भारतीय कला की ये विशेषता थी कि इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक भावना छिपी रहती थी। भारतीय की इस कला को यूनानियों ने ग्रहण किया। वे भारतीय सौंदर्य से प्रेम करते थे। वे अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का कोशिश करते थे। भारतीय मूर्तिकला व स्थानीय कला में प्रकृति के साथ भी संबंध को दर्शाया गया, जबकि चीन और जापान ने इस भाव को चित्रकला द्वारा उजागर करता था। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से काफ़ी भिन्न था, लेकिन अत्यधिक विकसित था। संगीत के क्षेत्र में भारत ने चीन, सुदूर पूर्व एवं एशियाई संगीत को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। प्रकृतिवाद, भारतीय कला में शुरू से समय में प्रकृति का चित्रण दिखाई देता है। चीन प्रभाव के कारण था। इसमें यह स्पष्ट होता है कि यदि भारत ने अपनी कला का विदेशों से प्रसार किया तो बाहरी देशों ने भी हमारी कला पर प्रभाव डाला। गुप्त काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। गुप्त काल को गोल्डन एज कहा जाता है। इस काल में स्थापत्य कला ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया। जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा कि स्त्रियों से दूर रहना, लेकिन हम उसकी गुफाओं में देखते हैं कि स्त्रियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। कहीं राजकुमारियों की, गायिकाएं की, नौकर नर्तकियों की बैठी हुई, खड़ी हुई, श्रृंगार करती स्त्रियों की फ़ोटो दिखाई देती है। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति आज भी प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत में महाबलीपुरम की इमारत भी आज के इसी काल में बनी हुई थी, जो बहुत काफ़ी आकर्षक है। इसके अलावा हमें नटराज की शिव की मूर्ति भी दिखाई देती है। ये इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन से 1000 वर्ष पूर्व से भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला था। भारतीय व्यापार पूर्वी समुद्र से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। बहुत से विदेशी बाजारों में भारत का प्रभाव था। कपड़ा उद्योग, भारतीय कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित था। भारतीय सूती कपड़ा दूर दूर तक जाता था। इसके अतिरिक्त रेशम भी बनता था, लेकिन रेशम चीन का अधिक उत्तम था। कपड़ा रंगना अधिक प्रमुख था। पक्के रंग तैयार किए जाते थे।
इनमें एक नील रंग था जिसे इंडिगो कहा जाता था। शायद इसीलिए हमारे भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा। रसायन पदार्थों का विकास। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। भारतीय फौलाद व लोहे को दूसरे देश पसंद करते थे। इनका प्रयोग युद्ध के कामों में किया जाता था। इसके अलावा भारतीयों की धातु में काफ़ी जानकारी थी। इन धातुओं का मिश्रण और औषधियाँ भी तैयार की जाती थी। औषधियाँ होती जैसे मेडिसिन वगैरह होगी, दवाइयाँ। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, मेडिकल में कैसे विकास किया था, उसके विद्वानों का नाम भी आज तक जाना जाता है। धातुओं के मिश्रण से औषधियाँ तो बनती थी, लेकिन इसके अलावा शरीर रचना व शरीर के विज्ञान के बारे में भी भारतीय पूरी तरह परिचित थे। हार्वे ने पहले से बता दिया था कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है। इसके अलावा खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र विषय में भी ये पढ़ाया जाता था। ज्योतिषीय ज्ञान को भी इसमें मिलाया गया। एक निश्चित पंचांग तैयार हुआ जो आज तक प्रचलित है। समुद्री यात्राओं के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे ही वे दिशाओं व मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे। ये भारत की विश्व की अनुभव देन थी। यंत्रों की प्रगति, भारत में जहाज बनाने का योग प्रगति पर था। युद्धों के ना काम आने वाली मशीनें व औजार का निर्माण भी भारत पीछे नहीं था। कि कंक्लूजन निकाले तो भारत वैसे पूरी तरक्की में था, उन्नति में था, हर फील्ड में वो तरक्की कर रहा था। लेकिन 18वीं 19वीं सदी में आकर वो थोड़ा सा निठल्ला हो गया, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जिससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। गणित शास्त्र की नींव भारत में कहते हैं ये माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित जो भी हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, उस सब की शुरुआत जो इंडिया में हुई। अंकगणित हो गया, बीजगणित की नींव भारत में ही शुरू हुई। भारतीय अंक चिन्हों का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता था। वैदिक काल में ही ज्योमेट्री की भी शुरुआत हो चुकी थी। जीरो की खोज भी भारत ने ही की थी, जो पहले बिंदी के रूप में थी, तो धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया। भारतीय गणित शास्त्र जो भास्कर बहुत फेमस थे, आर्यभट्ट बहुत फेमस थे, ठीक है, उस टाइम के। इसने खगोल शास्त्र, बीजगणित, अंकगणित पर बहुत सारी किताबें लिखी। और जो बाद में जो है लीलावती ने इसका साथ दिया, तो आज लीलावती के नाम पर जो किताबें लिखी मिलती हैं। भारतीय गणित का बाहर के देशों में प्रसिद्ध पाना। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए। वे अपने साथ अनेक खगोल शास्त्र व गणित की पुस्तकें भी लेकर गए। उन्होंने अरबी जगत में जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र एवं गणित शास्त्र को प्रभावित किया। वहाँ भारतीय अंकों का प्रचलन शुरू हुआ। मध्य एशिया से स्पेन तक, सारी इस्लामी दुनिया तक दुनिया पर बगदाद का संस्कृति प्रभाव था। बगदाद उस समय विद्यादान का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यूनानी व यहूदी विद्वान अपने साथ दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान लाए थे। लेकिन भारतीय गणित का अरबी भाषा में अनुवाद कर विस्तार किया गया, जिसमें वे विदेशों में प्रसिद्धि पा गया। इसके पश्चात भारतीय गणित का प्रयोग स्पेन के दूर मूर विश्वविद्यालयों द्वारा यूरोपीय देशों में हुआ। 1490 में ब्रिटेन में भी भारतीय गणित का प्रयोग किया गया था। पार्ट 4 का लास्ट चैप्टर, विकास और हवास। हमारे देश ने इतनी तरक्की भी की, उन्नति भी की, लेकिन फिर इसका हवास क्यों होने लगा, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। भारत का विकास। ईस्वी सन के पहले हजारों वर्षों से भारत ने आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के बावजूद भी सभी दिशाओं में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया में अपना प्रभाव डाला था। भारतीय उपनिवेशों की स्थापना कर सभी क्षेत्रों में विकास किया था। गुप्त काल में तो इसे गोल्डन एज कहा जाता था। भारत अब डिक्लाइन की तरफ क्यों बढ़ रहा था? स्वर्ण युग के बाद होने से पहले ही कमजोरी और हवास के लक्षण शुरू हो गए थे।
उत्तरी पश्चिम में जो हून आजादी आई थी वो बहुत आक्रमणकारी थे। उन्होंने लगभग आधी शताब्दी यानी कि 50 सालों तक की भारत में बेशक शासन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडिया का नुकसान किया। भारत की दुर्बलता, लगभग 50 वर्षों तक हूनों का शासन रहने के कारण भारत की जो राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टिकोणों का कमज़ोर हो गई। सातवीं शताब्दी में हर्ष ने अपने शासनकाल के हर क्षेत्र में ऊंचा उठाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वे कमज़ोर हो गया। राजा भोज ने भी भारत को सुदृढ़ता से लेकिन लेकिन कमजोरी के कारण भारत उभर ना सका। आप एमपी में राजा भोज की जो मूर्ति देख सकते हो वो अभी भी बनी हुई है। दक्षिण का कम प्रभावित होना, हमने शुरू से पढ़ा है कि दक्षिण जो थोड़ा वो सेपरेट ही रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ, उल्टा वो समुद्र के द्वारा व्यापार ही करता रहा था। उत्तरी भारत आक्रमणकारियों हमलावरों से अधिक प्रभावित रहा, क्योंकि सभी जो हमलावर थे वो इसी दिशा में आए। दक्षिण में विदेशी जातियों का प्रभाव कम रहा। दक्षिण की स्थिति, दक्षिण की ओर विदेशियों का आगमन कम होने के कारण लेखक, कलाकार, वास्तुकल्प, शिल्प वो सारे सभी के सभी जो कलाकार थे वो दक्षिण की ओर उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। तो वहीं पर दक्षिण का काफ़ी यानी कि समृद्धि हुई, विकास हुआ। उत्तरी भारत का अस्तित्व, उत्तरी भारत भले ही आंतरिक रूप से हवास की ओर जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से बहुत केंद्र थे। जैसे हम बनारस देख सकते हो, बनारस धार्मिक व दार्शनिक विचारों का गढ़ बन गया। कश्मीर बौद्ध धर्म का बन गया, ब्राह्मणों का केंद्र बन गया। भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिनमें विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। कला और वास्तु शिल्प के विभाग थे, वैदिक विद्यालय, कृषि विभाग, डेयरी फार्म में पशु थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का विदेश में भी प्रसार था। कहने का भाव ये है कि भले ही भारत की दशा तरसयोग हो चुकी थी, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से मजबूत थी, उसका अस्तित्व सदा कायम रहा। भारत को सहारा देने वाले हाथों का कमज़ोर होना, भारत की आंतरिक शक्ति होने पर भी इसे संभालने वाले हाथ कमज़ोर हो गए थे। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई ऐसा दार्शनिक ना हुआ, जो ना ब्राह्मण हुआ ना बौद्ध हुआ, जिन्होंने मल्पी धर्म का प्रचार किया। उल्टा लोग मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, जिनके फिलॉसफर नहीं कोई रहा जो लोगों को सही तरह गाइड कर सकता। तांत्रिक पूजा, जोगपति को भ्रष्ट रूप शुरू हो गया। साहित्यिक में भवभूति आखिरी व्यक्ति था। गणशास्त्र में भास्कर द्वितीय का नाम अंतर रूप में आता है। कला के क्षेत्र में भी हवास होता चला गया। धीरे धीरे उत्तर के साथ साथ दक्षिण का भी हवास होने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक संदर्भता के साथ तो खो दी थी। ये तो सही है कि राजनीतिक संदर्भ खोने से हवास शुरू होता है, लेकिन इस बात को भी हम झूठ नहीं कह सकते कि जब देश की छोटी छोटी शक्तियाँ हवास की ओर बढ़ने लगी तभी राजनीतिक हवास होता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। बात का सक्रिय असतल, हर सभ्यता के जीवन में हवास और विघटन के दो दौर बार बार आते हैं, परंतु भारत ने उनमें से बचकर नए नए सिरे से अपने कायाकल्प कर लिया था। उसमें एक सक्रिय असतल रहा जो सदैव नए सपनों संपर्कों से ताज़ा रूप ग्रहण कर सके। भारत का उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई देता था। भारतीय समाज को जाति व्यवस्था ने बांध लिया था, यानी कि जाति व्यवस्था आ चुकी थी, जिसे हम वर्ण व्यवस्था भी कह देते हैं। हर आदमी का व्यवसाय नियत हो चुका था, कारोबार निश्चित हो चुका था कि लोहार का बेटा लोहार का ही काम करेगा, तरखान का बेटा तरखान ही करेगा। ऐसे जाति बंधन हो चुका था। नीची जाति वाले ऊंची जाति वालों से अधीन हो गए थे। शिक्षा और विकास जो कहीं खो गए थे। दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का जितना भी विकास हुआ वह सभी गुटों में हो गया। धंधे पुश्तैनी हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गए कि जो बाप दादे ने कितना अपनाया वही बच्चा भी अपनाएगा। दर्शन में, राजनीति में, विचारों में, युद्ध में, पद्धति में, बाहरी देशों के संपर्क में, सभी में इसका विघटन होने लगा। भारत की अखंडता के स्थान पर जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था, सामंतवादी था, गृहवादी था, वो भावनाएं बढ़ने लगी। सामंतशाही युग आ गया, लेकिन भारत की जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता अभी भी जीवित थी। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का लचीलापन और अपने को डालने की क्षमता थी। यही कारण है कि वे उन्नति कर सका, नए संपर्कों, विचारधाराओं का लाभ उठा सका।
कुछ दिशाओं में प्रगति का सका जे प्रगति अतीत में बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। आई होप ये आपको 4 जो टॉपिक है भारतीय खोज के वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। थैंक्स बेटा।